अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, प्रोग्राम मुबाहिसा द डिबेट में आपका इस्तकबाल है। खैर मकदम है, मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद हुसामुद्दीन मतीन। और आज के इस प्रोग्राम डिबेट में मुबाहिसा में हम मुख्तलिफ उमूर पर गुफ्तगू करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की तरफ से रवाना की गई चादर आज हज़रत ख्वाजा अजमेरी के आस्थाने पर चढ़ाई गई। मरकजी वज़ीर बराए अक़लियती उमूर किरण रिजिजू ने दरगाह पहुंचकर चादर चढ़ाई। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए किरण रिजिजू ने बताया कि वज़ीर आज़म उन्हें ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह के आस्थाने पर चादर चढ़ाने का मौका दिया गया है और वज़ीर आज़म का यही पैगाम है कि मुल्क मुत्तहिद रहेगा, मिलकर काम करेगा और हम सब मिलकर रहेंगे। मरकजी वज़ीर ने बताया कि गुज़िश्ता रोज़ हमने दिल्ली में हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया के आस्थाने पर भी चादर चढ़ाई थी। हमारा यही मकसद है कि मुल्क में अच्छा माहौल बने, कोई भी ऐसा काम ना हो जिससे मुल्क में अमन मुतासिर होता हो। ये पुराना परंपरा है और उर्स के समय में अजमेर दरगाह में जाने का और गरीब नवाज का वहाँ प्रधानमंत्री जी का ओर से चादर चढ़ाने का मुझे इस बार जो मौका दिया है, मैं समझता हूँ कि प्रधानमंत्री मोदी जी का जो पैगाम है, संदेश है, वो भाईचारा का, पूरा देश एकजुट रहेंगे, एक साथ काम करेंगे, देश के लिए मिलजुल के रहेंगे, इस संदेश के साथ मैं अजमेर दरगाह में जा रहा हूं। और कल हम निज़ामुद्दीन दरगाह में भी गए और वहां भी सबके साथ बैठ करके हमने चादर वहां चढ़ाया, फिर दुआ मांगा है। और उसके इस शुभ अवसर पर हम सब ये चाहते हैं कि अच्छा माहौल देश में बने और कोई भी ऐसे काम ना करे जिससे हमारा सौहार्द को बिगाड़ने का। हमारा देश का पुराना परंपरा है कि हर एक वर्ग के लोग एक दूसरे के साथ मिलकर के आदान प्रदान हो। और गरीब नवाज का वहाँ तो चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, बौद्ध हो, ईसाई हो, चाहे सिख हो, पारसी हो, जैन हो, सबका वहाँ खुला दरवाजा, सबके लिए वहाँ स्वागत है और सब जाते आए हैं। तो देश का जो प्रमुख, देश का नेतृत्व करने वाला प्रधानमंत्री जी का चादर लेकर के जाना, वो भी। और नाज़रीन बता देंगे, दूसरी तरफ सदर मजलिस और रुकने पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने वज़ीर आज़म मोदी की तरफ से हज़रत ख्वाजा अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह के आस्थाने पर रवाना की गई चादर पर एक शेर का हवाला देते हुए कहा कि उसने हमारे जख्म का कुछ यूं किया इलाज, मरहम भी गर लगाया तो कांटों की नोक से। बैरिस्टर ओवैसी ने कहा कि संघ से वाबस्ता हर तंजीम मुस्लिम इबादतगाहों और खानकाहों को लेकर अदालत से रुजू हो रही है। हर तरफ खुदाई का मुतालबा किया जा रहा है। वज़ीर आज़म अगर चाहें तो इस तरह की सरगर्मियों पर रोक लगा सकते हैं, लेकिन पिछले 10 साल से नरेंद्र मोदी की हुकूमत है। पार्लियामेंट से मंजूरा प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट पर मोदी हुकूमत का कोई मौक़िफ़ नहीं है। चादर बिछाने से कोई फायदा नहीं होगा। आप चादर तो रवाना कर रहे हैं, लेकिन आपकी जमातों के लोग मसाजिद और दरगाहों के खिलाफ अदालत से रुजू हो रहे हैं। यहाँ तक कि अजमेर की दरगाह के खिलाफ भी लोग अदालत से रुजू हो गए। अगर मोदी हुकूमत संजीदा है तो उन्हें इस तरह की सरगर्मियों को रोकने के लिए काम करना चाहिए। ये प्रधानमंत्री जो चादर भिजाए हैं, किसी शायर ने अच्छा कहा प्रधानमंत्री के बारे में, क्या कहा, इसने हमारे ज़ख्म का कुछ यूं किया इलाज, इसने हमारे ज़ख्म का कुछ यूं किया इलाज, मरहम भी गर लगाया तो कांटों की नोक से। तो ये जो पूरे देश में बीजेपी संघ परिवार की तरफ से हर उनका ऑर्गेनाइजेशन कोर्ट को जा रहा है कि यहाँ पर खुदाई हो, यहाँ पर खुदाई हो, ये मस्जिद नहीं है, ये दरगाह नहीं है, ये ख़बरस्तान नहीं है। तो प्रधानमंत्री अगर चाहते हैं तो ये तमाम चीज़ों पर रोक लग जाएगा। और दूसरी अहम बात यह है कि पिछले 10 साल से बीजेपी की सरकार है, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट जो पार्लियामेंट में पास हुआ और राम मंदिर के जजमेंट में उसको नॉन रिट्रोग्रेशन की बात सुप्रीम कोर्ट ने कही दी, उसके बावजूद भी ये सरकार का कोई स्टैंड ही नहीं है उसके ऊपर।
इसीलिए आज आप देख रहे हैं कि 7 से ज़्यादा मस्जिद और दरगाह के मसले सिर्फ उत्तर प्रदेश से हैं, जहाँ पर बीजेपी की सरकार है और जहाँ से प्रधानमंत्री अपना एमपी का चुनाव जीत कर आते हैं। तो ये सिर्फ चादर भिजाने से कुछ फ़ायदा नहीं होगा। चादर तो हर कोई भिजाता रहेगा, मगर उस चादर को भिजाने के पीछे जो पैगाम एक और नाज़रीन, इस वक्त स्टूडियोज में हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं बराह रास्त जनाब शेख मंजूर साहब, सीनियर सहाफ़ी व तज्ज़िया निगार। आइए उनसे इस मौजू पर गुफ्तगू करते हैं। मंजूर साहब, प्रोग्राम द डिबेट मुबाहिसा में आपका खैर मकदम है। अभी आज हमने जिस मौजू को सुना है उसमें हम आपको बता दें कि जिस तरीके से चादर रवाना की गई है दरगाह हज़रत निज़ामुद्दीन पर कल, और इसी के साथ साथ आज ख्वाजा अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह पर चादर रवाना की गई वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की जानिब से, और किरण रिजिजू का बयान भी हमने हमारे नाज़रीन को बताया। साथ ही साथ रुकन पार्लियामेंट और सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब का भी इस पर एक बयान सामने आया है। उन्होंने एक अच्छा सा शेर इस मौके पर कहा कि उसने हमारे जख्म पर कुछ यूं किया इलाज कि मरहम भी गर लगाया तो कांटों की नोक से। आप क्या कहेंगे जो इस वक्त मुल्क का हालात हैं, जो सिनारियो है, इसमें ये चादर भिजाई गई है और एक मोहब्बत की बात की गई है, लेकिन जिस तरीके से एक तरफ मस्जिदों, दरगाहों, खानकाहों की खुदाई की बात की जा रही है इन्हीं जाफरानी जमातों की जानिब से, और उन्हीं के वज़ीर आज़म उनकी ही पार्टी के वज़ीर आज़म। अजीब सी बात हो रही है। एक तरफ आप देखते हैं कि पाई दर पार ये यानी कि कोर्ट के दरवाजे खटखटा रहे हैं कि इस मस्जिद में, इस दरगाह में यानी कि उनको सर्वे का काम करने की इजाजत देनी चाहिए। हालांकि सुप्रीम कोर्ट के 3 मेंबर बेंच ने इस पर रोक लगाई है टिल फरवरी, जब वो इस केस को डिस्पोज ऑफ करेगा या एक्सेप्ट करेगा, वो भी उस वक्त तक तो रोक है। लेकिन आज के इससे तो एटलीस्ट ये लग रहा है कि जो चादर वहां पर भेजी गई ये पहली बार नहीं है, ये दहाइयों से जो भी वज़राए आज़म थे या भी सदर मुमलकत जो हुआ करते थे वो भी इस वहां पर चादर भेजते थे इससे। लेकिन इस वक्त इसका अगर देखेंगे, इसका पॉजिटिव पहलू ये है कि ये इन यानी कि फोर्सेस के लिए एक मैसेज है जो ये कोशिश करना चाहते हैं कि वहां पर जिन्होंने वहां पर ये जो है दायर की है अपील की वहां सर्वे और ये क्लेम किया ये एक मंदिर है, ये इनके लिए एक मैसेज है। दूसरी तरफ ये भी बैरिस्टर साहब का कहना सही है कि हुकूमत को क्लियर कट मैसेज देनी चाहिए इस सिलसिले में। जब ये मसला उठ गया और कोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया, अगर उस वक्त हुकूमत ये क्लियरली कहती कि जो 1991 का जो रिलीजियस प्लेसेस प्रोटेक्शन एक्ट जो बनाया गया था उसके हम पासदारी करेंगे तो ये मामला इतना ही नहीं न कंट्रोवर्सी जनरेट कर। इसके अलावा आरएसएस के चीफ ने भी क्लियरली ये कहा, 2 बार कहा कि ये जो है ये मसाइल उठाना की ये उसने इसी मसले के बारे में कहा था, ये ठीक नहीं है जी, मुल्क के लिए ठीक नहीं है। लेकिन वहीं मंजूर साहब ये भी बताना चाहूंगा कि खुद बीजेपी के एक रुकन पार्लियामेंट जो तेज बयानात देने के लिए उन्होंने कहा कि मोहन भागवत क्या भगवान हैं जी। एक तरफ बहुत सारे लीडर कहते हैं कि ये गलत है और प्राइम मिनिस्टर का वहां पर चादर भेजना ये क्लियर है, लेकिन दूसरी तरफ इसी रूलिंग पार्टी के बहुत सारे रहनुमा जो है खासकर कुछ इलाके में जो यूपी और दूसरे रियासतों में जो है वो इस चीज को अभी आपने देखा संभल में क्या किया गया, हालांकि वो रोक लिया गया लेकिन वहां पर भी नए नए कंट्रोवर्सी शुरू की जा रही है। ये जो है इस सिलसिले में जो है हुकूमत को एक क्लियर कट एक
अनाउंसमेंट करनी चाहिए कि इनका एक्चुअली इस सिलसिले में क्या उनकी पोजीशन है, ताकि ये पर्कुलेट हो जाएगा डाउन तक, लोगों तक भी पहुंचे कि गवर्नमेंट का इस सिलसिले में ये फैसला है। उसी हिसाब से जो चाहे रूलिंग पार्टी के मेंबर्स भी दोनों साइड इन्वॉल्व है जी, वही इन्वॉल्व रहते हैं इसमें, जो करते हैं, जो रिट पिटिशन दायर करते हैं, पिल दायर करते हैं कि यहाँ पर कराओ, यहाँ पर ये कराओ, सर्वे कराओ, आर्कोलॉजिकल सर्वे से कराओ, यहाँ ये निकला है, डिगिंग कराते हैं, वीडियोग्राफी कराते हैं, फोटोग्राफी कराते हैं, कुछ डॉक्यूमेंट्स लाते हैं, जिससे ये उस वक्त का फैसला जो पार्लियामेंट ने अडॉप्ट किया था। इसमें सबसे बड़ी बात है, आप देखिए कि पार्लियामेंट ने किया 90s में, इसके बाद बाबरी मस्जिद की जो वर्डिक्ट आया उसमें भी क्लियर कहा गया जी कि ये सिर्फ बाबरी मस्जिद पर ही था, अब कोई इस किस्म की कोई कंट्रोवर्सी को नहीं उठाना चाहिए। लेकिन बदकिस्मती से 2023 में जो फॉर्मर चीफ जस्टिस है उसकी क़यादत में जो एक बेंच ने एक बिल दायर की गई थी जिसमें उन्होंने कहा है कि अगर सर्वे करने में कोई हर्ज नहीं है, जी जी, लेकिन जो एक कंट्रोवर्शियल इशू बन गया, इस वजह से अगर इनका स्टेटस खत्म, यानी कि एज ऑन 47 जो इसका स्टेटस था दैट विल बी मेंटेन इन एट ऑल कास्ट, सो देयर वाज नो नीड टू अलाउ sort of survey to these in these religious places। ये जिससे बहुत एक जो डेंजरस ट्रेंड हुआ, यके बाद दीगरे पहले यहाँ किया, संभल में हुआ, फिर दूसरी जगह, फिर दर्जनों जगह ये शुरू होने लगा, और ये मुल्क में एक जो है माहौल जो है बुरी तरीके से इसने इफेक्ट किया। अगर सुप्रीम कोर्ट उस वक्त एटलीस्ट 2-3 महीने के लिए इन्होंने जो रोक लगाई है, इससे ये थोड़ा ठंडा हो गया। अब उम्मीद की जानी चाहिए कि हम पॉजिटिव लेवल पर ये लेंगे। अगर प्राइम मिनिस्टर ने वहाँ ये प्राइम मिनिस्टर के चादर भेजने से ये एटलीस्ट बीजेपी वर्कर्स के लिए ये मैसेज है। जी जी हाँ, ये इसकी एक रिलीजियस एंटिटी है, इसकी आइडेंटिटी जो आपके जो मुल्क के वजीर आजम है या उससे पहले भी इसने कई बार भेजी है, ये वो इसको एक्सेप्ट करते हैं। जो वो कर रहे हैं, जो इस सिलसिले में वो कंट्रोवर्सी शुरू कर रहे हैं, इसकी कोई जवाजियत ही नहीं है। नाज़रीन, आपको बता दें कि वहीं आज असदुद्दीन अवैसी साहब ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये इंकशाफ किया कि दिल्ली में उन तमाम हल्के जात में जहाँ मुसलमानों की ज़्यादा आबादी है वहाँ और जहाँ बिलखुसूस अक़लियतें रहती हैं, वहाँ पर दिल्ली के मुख्तलिफ इलाके के कचरे को लाकर यहाँ फेंका जा रहा है, यानी ताफुन फैलाया जा रहा है। और केजरीवाल ने जो दवाखाने का ऐलान किया है, इस दावे को भी उन्होंने मज़ाक़ ख़ैज़ करार देते हुए कहा कि मुस्लिम इलाकों को नज़रअंदाज किया जा रहा है और मुसलमानों के अक़लियतों के इलाकों में तरक्की केजरीवाल के दावों का भी बैरिस्टर अवैसी ने कलई खोली। और हम देखेंगे और नाज़रीन के असदुद्दीन अवैसी साहब ने इस मुतालिक क्या कहा है। देखिए, एक बात आपको हम बता रहे हैं, तुष्टीकरण का जो आप बात कर रहे हैं, दिल्ली में जितनी विधानसभाओं में जहां पर अल्पसंख्यक समाज खास तौर से मुसलमान रहते हैं, आप जाकर उन इलाकों को देख लीजिए। मीडिया से मैं रिक्वेस्ट को जाकर देखिए, वहां पर क्या बुरा हाल करके रख दिए। दिल्ली का कचरा लाकर जहां पर अल्पसंख्यक समाज के मुसलमान रहते हैं वहां पर लाकर उसको फेंकते हैं। ये इनका जो बड़ा ड्रामा होता है केजरीवाल का कि हम क्लिनिक बनाए, स्कूल बनाए, कहाँ बनाया तुमने बताओ, जहां पर अल्पसंख्यक समाज के मुसलमान रहते हैं। और तुम्हारा जो सरकार का जो परफॉर्मेंस है, डेवलपमेंट सब झूठा है, बकवास है। जाकर आप देखिए वहां पर जहां मुसलमान रहते हैं। चौथी बात यह है कि जो लोग जेलों में हैं उनके ताल्लुक से एक लफ्ज तो नहीं बोलते, जो उनके पार्टी के लोग भी हैं, भूल गए उन लोगों को। केजरीवाल को बेल हो गई, सिसोदिया को बेल हो गई, इनके तमाम नेताओं को बेल हो जाती है। और जब दिल्ली में जेनोसाइड हो रहा था, ठीक है, लॉ एंड ऑर्डर इनके पास नहीं है, मगर आप क्या करते हैं, मुख्यमंत्रियों पर राजघाट पर जाके। मंजूर साहब, क्या कहेंगे आप? दिल्ली के इंतखाबात करीब आ रहे हैं और मुख्तलिफ इस वक्त योजनाओं का उन्हें आम आदमी पार्टी की जानिब से जिक्र किया जा रहा है, दावे किए जा रहे हैं और मुख्तलिफ पॉलिसियों का भी ऐलान किया जा रहा है कि आने वाले दिनों के अंदर वहाँ की
عوام کے لیے یہ اور یہ کیا جائے گا. لیکن جس طریقے سے گزشتہ کئی عرصے سے عام آدمی پارٹی کی حکومت ہے, لیکن یہ جو الزام ان پر بھی لگایا گیا کہ بالخصوص جہاں مسلم آبادی ہے وہاں پر ترقی نہ کے برابر ہے, بلکہ شہر کا کچرا لا کر وہاں پر پھینکا جانے کا بھی الزام عام آدمی پارٹی پر لگایا جا رہا ہے. کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیے, یہ اب ایک فیشن جیسا بن گیا ہے پولیٹیکل پارٹیز کے میں, چاہے وہ کانگریس ہو یا ایون اپوزیشن پارٹیز, تو بی جے پی کی تو بات ہی کچھ ہے, اس کے بارے میں کہنا بھی نہیں ہے کہ یہ لوگ مائنارٹیز خاص کر مسلموں کے بارے میں کچھ چیز کرنے کے لیے بہت خوف و خراس ان میں ہے, ہیزیٹنٹ رہتے ہیں. اگر آپ نے دیکھا ابھی کیجریوال نے ایک اسکیم کا اعلان کیا کہ وہ پجاریوں اور گرنٹی اور جو گردوارے سیوادار ہوتے ہیں ان کے لیے وہ جو ہے ان کو ریلیجس ان کو پلگرمیج پر لیا جائے گا, ان کے جو مقدس مقامات ہیں وہاں پر لیا گیا. لیکن اس میں یعنی کہ امام یا دوسرے جو درگاہوں کے جو مجاور ہوتے ہیں ان کے بارے میں کوئی ذکر نہیں کیا. اس کے بعد یہ بھی پتا چلا کہ وقف بورڈ کے ساتھ وابستہ جو مساجد ہے ان کے ائمہ اور دوسرا جو سٹاف ہے ان کو کئی 1.5 سال سے ان کو سیلریز نہیں مل رہی ہے. یہ تو حقیقت, یہ تو ابھی آیا 4-5 دن. یہ دکھا رہے ہیں کہ یعنی کہ ان کو یہ لگتا ہے کہ شاید رولنگ پارٹی ان کو یہ اس معاملے پر ایکیوز کرے گی کہ آپ فیوریٹزم کی پالیسی کر رہی ہے. بدقسمتی یہ ہے کہ اس میں ساری مسلم لیڈرشپ کو بھی ذمہ وار کہہ رہا ہوں. کئی جو سٹر کمیٹی کا رپورٹ ہے اس میں کہا گیا ہے کہ مسلمانوں کی پسماندگی کا اس کا میں ذکر کیا گیا, خاص کر تعلیمی اور یہ جو ہے اقتصادی میدان میں وہ سب سے ورسٹ افیکٹڈ کمیونٹی ہے. اور اسی لیے یہ جو ہے اس کے سٹر کمیٹی کی رپورٹ کے مطابق کچھ ریکمنڈیشن کیے گئے تھے. لیکن سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اور ہر بار بار کہا جا رہا ہے کہ اپیزمنٹ پالیسی چل رہی ہے. اپیزمنٹ پالیسی اگر ہوتی ہے, اگر اب آج آپ اس کمیونٹی کے لوگوں کی اقتصادی تعلیمی حالات دیکھو گے تو سب سے ورسٹ یہی ہے. ایک رپورٹ میں آیا تھا کہ یہ تو دلتوں اور دوسرے کمیونٹیز ان کی حالات جو ہے اس سے بھی بدتر ہے. اگر یہ اپیزمنٹ ہوتی تو یہ حال نہیں ہوتا. گورنمنٹ ملازموں میں ان کی تعداد دیکھیے 15% جو آفیشلی کہا گیا ہے کہ مسلم پاپولیشن ہے 2 یا 3% بھی نہیں ہے. پرائیویٹ سیکٹر میں نہیں ہے, وہ بھی 1-2% ہوگا. کوئی بھی مجھے بتائیے کہاں پر ہے جو دنیا ہندوستان کے بڑے بڑے سرمایہ کار دنیا کے 100 ٹاپ لسٹ میں ہیں, ان میں سے شاید کہیں کچھ ایک آدھ ہوگا, کہیں بھی نہیں ہے کوئی. تو اگر اپیزمنٹ ہے, اگر ڈیولپمنٹ ہے تو کہاں دکھائی دے رہے ہیں. اور یہی میرا دکھ ہے کہ ہم ایز اے مسلم کمیونٹی ہم یہ کنوینس ہی نہیں کر سکے, نہ رولنگ پارٹی کو نہ اپوزیشن کو. بھائی ہماری حالت دیکھیے ہماری کیا ہے. اور پھر بھی اگر کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہماری اپیزمنٹ ہوئی ہے, کہاں ہوئی ہے, کس جگہ ہوئی ہے, کون سے شعبے میں آپ دیکھو گے کہ مسلمز ایکسل کیا ہے. کاروبار تھا, آرٹیزنز تھے, اس پر بھی آپ دیکھیں کچھ ناردرن انڈیا کے اسٹیٹس میں ان پر بھی وہاں پر. لیکن یہاں پر میں صاحب یہ کہنا چاہوں گا کہ آخر کیا وجہ, شاید اس کی وجہ یہ ہے کہ جو ورثہ اقتدار اس وقت جو رولنگ پارٹی ہے, مرکزی حکومت ہے, بی جے پی کی جانب سے ملک میں کچھ اس طریقے کا ہوا کھڑا کر دیا گیا ہے کہ جو دیگر جماعتیں ہیں بالخصوص کانگریس پر, انہوں نے دیگر پارٹیوں پر اپیزمنٹ پالیسی کا الزام لگا دیا, اور پھر وہ مزید خوف میں مبتلا ہو کر جو کرنا چاہیے تھا اس سے بھی وہ پیچھے ہٹ گئیں. اگر یہ تو کانگریس کو کہنا چاہے تھا, دکھائیے, ڈیبیٹ کرنا چاہے تھا رولنگ پارٹی کے ساتھ. اگر ہم نے کہیں پر کیا ہے ان کی اپیزمنٹ ہے, اپیزمنٹ یہ ہونی چاہیے اگر ہمارا 14% ہے پاپولیشن کے حصہ, ہمارے 20% ریپرزنٹیشن ہوتی گورنمنٹ ڈپارٹمنٹس میں,
आर्मी में, पब्लिक सेक्टर में, प्राइवेट सेक्टर में, स्कूलों में, कॉलेजों में, हेल्थ सेक्टर में, इंडस्ट्रीज में कहीं है जी। अगर अपीजमेंट तो इसी को कहते हैं ना कि जो हमारा हिस्सा है उससे ज्यादा दिया गया जी। उसका यानी कि जो हमारा हिस्सा बन जाता है जी। आपने देखा एक जो डॉक्टर मनमोहन सिंह उसने एक बयान दिया था उस वक्त जब सेंट्रल कमेटी का रिपोर्ट आया कि मुसलमानों को हिंदुस्तान की तरक्की में सबसे पहला हक है जी। और इस पर कितना बवाल उठाया गया, कितनी इसमें यानी कि लोगों ने कहा ये कहा गया कि इनको ये पहला हक होना चाहिए। क्या हम हिंदुस्तान के शहरी नहीं है? क्या हमें वो मुराद नहीं मिलने चाहे जो दूसरे तबके के लोगों को मिलने चाहे? क्या हम ये डिमांड नहीं कर सकते हमारे लिए बेटर एजुकेशन फैसिलिटीज, टिबी फैसिलिटीज होनी चाहिए जी। चीजें हर एक as an Indian everybody has right to get his due share, लेकिन ऐसा होता ही नहीं है और इसके बरकस ये कहा जाता है कि हमें यानी कि नवाजा गया, हम पर बारिशें की गई, मुराद बारिशें की गई। ये एक बहुत बड़ी यानी कि ट्रेजेडी है जिसको एक्सप्लेन करना ही, या अब इसमें शायद केजरीवाल साहब भी घबरा गए कि अगर मैंने ऐसा कहा तो शायद उस पर भी ये इल्जाम लगाया जाएगा कि कम्युनिटी इसको फेवर कर रहा है और शायद ये आजकल वोट बैंक की पॉलिटिक्स ज्यादा चल रही है, इसलिए हर एक इस सिलसिले में जो है बयान देने से काशिर रहता है। बिल्कुल। एक और मौजू पर हम बात करना चाहेंगे मंजूर साहब आज के इस प्रोग्राम में कि जिस तरीके से चीन की जानिब से हॉटन में कॉलोनियां बनाने और दरिया ब्रह्मपुत्र पर डैम की तामीर पर के मसले पर जो है मोदी हुकूमत को हर तरफ से तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है, और जबकि हम ये देख रहे हैं कि हमारा मुल्क मोदी हुकूमत जो है वो चीन से सरमायाकारी में मसरूफ है, चीनी अशिया की बड़े पैमाने पर मुल्क में दरामद की जा रही है, जबकि यहाँ पर चीन जो है वो कॉलोनी की तामीर और फिर ब्रह्मपुत्र पर डैम तामीर करना जा रहा है। और हालांकि हुकूमत ने इस पर कुछ एहतजाज किया है, लेकिन बज़ाहिर ऐसा लगता है कि ये एहतजाज सिर्फ दिखावा है। देखिए कुछ 1-2 महीने पहले लग रहा था कि शायद चीन के साथ जो है ताल्लुकात जो है फिर से मामूल पर आ जाएंगे, जब दोनों मुल्कों ने जो गलवान वादी में जो हुआ 2020 के करीब जो वाक़या पेश आया, उसके बाद जो सरहद पर तनाव पैदा हुआ और चीन ने कुछ इलाकों पर जो है कहीं कहीं ऑक्यूपाई किया था, उसके बाद जो मीटिंगें हुई लगातार 13-14 राउंड के तकरीबन 20 राउंड के करीब मिलिट्री टू मिलिट्री डायलॉग हुआ, इसके अलावा डिप्लोमेटिक चैनल्स के जरिए भी उनके साथ बातचीत चली। आखिरकार ये डिसएंगेजमेंट जो है पिछले महीने ही कंप्लीट हो गई और लग रहा था, और वजीर आजम जो है चीन के जो लीडर है जिनपिंग से भी मुलाकात हुई, लग रहा था अब हालात मामूल पर आ रहे हैं और फिर से ये कि जो तिजारत में वैसे कभी भी कमी नहीं आई है। जी हाँ। तिजारत अभी भी 110 से 120 अरब बिलियन डॉलर्स के करीब है, क्योंकि प्रॉब्लम ये है चीन से जो एक्सपोर्ट हो रहा है वो चीजें सस्ती है एज कंपेयर टू इंटरनेशनल मार्केट में। अगर आप वही चीजें दूसरे ममालिक से हासिल करोगे तो इसकी कीमत जो है डबल हो जाएगी जी। इसलिए और जो ये चीप चीजें हैं इससे यहाँ की जो इंडस्ट्री है, यहाँ के लोगों को उनको भी शायद फायदा होता है और कंज्यूमर के लिए भी आसानी होती है। शायद इस वजह से भी ये एक रीजन है, हालांकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कुछ स्टेप्स लिए हैं कि डोमेस्टिक लेवल पर उन चीजों को बनाया जाए, लेकिन उसमें शायद टाइम लगेगा, इसलिए इस कारोबार में कोई ज्यादा आप 2 दिन पहले एक रिपोर्ट आई पहले कि ब्रह्मपुत्र पर चीन की हुकूमत दुनिया के सबसे बड़ा हाइडल प्रोजेक्ट पनबिजली घर जिसे कि कहते हैं बनाया जा रहा है और उस पर वो 130 बिलियन डॉलर के करीब खर्च कर रहा है। अच्छा, इससे क्या होता है जब वो बनाते हैं जो निचली वाली
निचले सतह पर जो ममालिक है, जो जिनको पानी ऊपर से जो चाइना के ऊपर पानी होता है वो जब नीचे है, इसमें पानी के फ्लो और इस पर बहुत असर अंदाज होता है, जिससे नुकसान भी होता है एग्रीकल्चर जो है, और कभी कभी इससे फ्लड्स की भी नवीयत होती है। इसलिए हुकूमत हिंद का ये गिला है, एक तो ये तिब्बत में बनाया जा रहा है, दूसरी बात ये है कि अब इस प्रोजेक्ट को बनाने से पहले उनको इंटीमेट करना चाहिए था, ताकि वो अपना इससे एसेस करते कि क्या इससे नुकसान हो रहा है उसके सिस्टम को, जो ये है जी। और बात जो आई है कि चीन लद्दाख के एरिया में जो इंडिया का एरिया है, लेकिन वो ऑक्यूपेशन चीन के अंदर है, वहां पर 2 काउंटीज बना रहा है। ये ओपन एक एरिया है जहां पर ये बना रहा है, जिस पर इंडियन हुकूमत ने प्रोटेस्ट किया है, और ऐसा लगता है कि एक मसले के बाद दूसरा मसला खड़ा कर रहे हैं वो, और किसी न किसी तरीके से तनाव बरकरार रहता है, रह गया है जी। और ये हुकूमत हिंद को इस मसले को सीरियसली लेना चाहिए और एड्रेस करने के लिए, और ताकि जल्द अज जल्द ये मसाइल जो है खत्म हो जाए, एड्रेस किए जाए, वरना इसके लॉन्ग टर्म जो है असरात निकलेंगे। जी, बिल्कुल सही कहा आपने कि इस पर फौरी जो है हुकूमत को सख्त एक्शन लेना चाहिए। हालांकि एहतजाज तो दर्ज कराया गया है हुकूमत की जानिब से, लेकिन ये एहतजाज जो है बज़ाहिर सिर्फ एहतजाज ही नजर आता है, लेकिन जैसा कि आपने कहा कि इसको बहुत ही सीरियस लेने की जरूरत है। एक और सीरियस बात, चूंकि चाइना की बात निकल चुकी है मंजूर साहब, तो वो है वायरस से मुतालिक। चीन में एक मरतबा फिर एक वायरस HMPV ह्यूमन मेटानिमो वायरस नामी एक वायरस है जो इंसानी जिंदगी पर असरअंदाज हो रहा है। इसके फैलने की बात की गई है, मीडिया में ये बात आई है। इसको लेकर जो है आज तेलंगाना में डायरेक्टर पब्लिक हेल्थ फैमिली वेलफेयर की जानिब से एक बयान जारी किया गया कि रियासत तेलंगाना में अभी तक ऐसा कोई केस रिपोर्ट नहीं हुआ है, और हुकूमत तेलंगाना ने इस सिलसिले में हुकूमत हिंद के मुख्तलिफ शोबों बशमूल वजारत सेहत से भी कहा कि वो राब्ते में हैं, और इस नई वबा की अलामतों को पेश करते हुए महकमा सेहत ने अवाम को एहतियाती तदाबीर बहरहाल एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की सलाह दी है। मेटानिमो वायरस की अलामतों में नाज़रीन आपको बता दें कि सांस का फूलना, आम नौइयत की सर्दी, फ्लू भी शामिल है। किसी भी उम्र के फर्द में ये पाया जा सकता है, हो सकता है। अवाम से कहा गया है कि खांसते वक्त, छींकते वक्त दस्ती, रुमाल या टिशू का इस्तेमाल करें, वक्तन फवक्तन साबुन से हाथ धोते रहें, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें, पानी अच्छी मकदार में रोजाना जो है पीते रहें, तग़ज़िया बख्श जो है अच्छी ग़िज़ा का इस्तेमाल लें, अच्छी नींद लें, और जाड़े बुखार की सूरत में घर पे रहें। महकमा सेहत ने किसी इम्कानी सूरत से इस वायरस से निपटने की उन्होंने कहा कि तैयारियां कर ली हैं। इस वायरस के मुतालिक मंजूर साहब आप क्या कहेंगे, क्या कुछ एहतियाती तदाबीर हुकूमत की जानिब से इख्तियार की जा रही है? पिछले कई दिनों से ये खबरें आ रही है, इमर्ज हो रही है कि वहां पर ये जो है लोगों के बहुत सारे लोग हॉस्पिटल्स में दाखिल हुए हैं, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम इससे हुई है, और कुछ लोगों को बेड तक नहीं मिल रहे हैं। लेकिन चाइना की हुकूमत ने एक बयान वाज़ेह किया, वो कहता है ये विंटर रिलेटेड प्रॉब्लम है, सीजनल प्रॉब्लम है, जिसमें ये बढ़ जा रहा है। लेकिन जब से कोरोना वायरस का ये आउटब्रेक हुआ है सारी दुनिया में, जिससे तबाही मचाई और लाखों लोग मर गए, और ये वायरस के बारे में भी यही है कि इसका जो ओरिजिन है वो चाइना से हुआ है। तो इसलिए जो है, जो भी चाइना से जो वायरस की बात आ रही, तो एक किस्म का रेड अलर्ट जारी किया जा रहा है। ये नहीं है कि हुकूमत हिंद ने भी कहा कि हमें पूरी तरीके से इस खतरे से निपटने के लिए हम पूरी तरीके से तैयार है। इसके अलावा मैंने ये भी सुना है कि जो हमारे नेबरिंग कंट्रीज है, पाकिस्तान है, या इवन अरब कंट्रीज, कई अरब कंट्रीज में भी इस सिलसिले में वॉच रखने की जरूरत महसूस की है, ताकि कुछ ऐसा ना हो कि वो जो 2020 में जो वाकयात पेश आए सारी दुनिया में कोरोना वायरस कोविड की वजह से, जिससे वो तबाही मच गई, ऐसे वाकयात फिर से दोबारा नुमा हो। और इस सिलसिले में हेल्थ जो एक्सपर्ट से इनकी मीटिंग भी हुई है। अभी तक WHO ने इस पर कोई जो है वाज़ेह जो अपना बयान जो है नहीं दिया है, जिससे पता चले
इसके खतरात है, फैलने के खतरात है, या ये लोकलाइज्ड है? मंजूर साहब, मैं समझता हूं कि WHO को भी फौरी इस पर जो है तवज्जो देनी चाहिए और जो है ख़ास तौर पे जो हुकूमत चाइना से उनको बात करनी चाहिए और ताकि वो फौरी जो है वहाँ पर पाबंदी लगाए। खास तौर वैसे वो कांटेक्ट में, क्योंकि हर WHO का जो रिप्रेजेंटेटिव है वो तकरीबन बड़े बड़े मुल्कों में रहता है, जी जी, इसलिए उनके पास कॉन्स्टेंटली दे मस्ट बी गेटिंग की रिपोर्ट्स के वहां पर किस किस्म का ये वायरस है, क्या इसका या ज्यादा खतरनाक है या ये लोकलाइज्ड है, इस बारे में वो कोई असेसमेंट करके ही वो कोई बयान दे सकेंगे इस सिलसिले में। नाज़रीन, प्रोग्राम मुबाहिसा द डिबेट अपने इख्तितामी मराहिल में हैं। हम इंटरनेशनल मौजू की तरफ आते हैं, बैनुल-अक़वामी ख़बरों की तरफ के गज़ा में 2 दिनों के अंदर इसराइली फ़ज़ाई हमलों में तकरीबन 140 फ़लस्तीनी शहीद हो चुके हैं, जिनमें कमसिन बच्चे, ख़वातीन की बड़ी तादाद शामिल है। जुमा की सुबह से हफ्ते की सुबह तक तकरीबन 80 फ़लस्तीनी शहीद हुए हैं। खान यूनुस, देरुल बलाह, जनूबी रफ़ा, नसीरात, रिफ्यूजी कैंप, वस्ती गजा के इलाकों में मुसलसल यहूदी फौज के वहशियाना हमले हुए हैं। महलूकीन की जुलूस जनाजा के दौरान जज्बाती मनाज़र देखे गए, ख़वातीन ज़ार-ए-फ़िकार रोती हुई नजर आईं और इस दौरान अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी हुकूक़ के सरबराह वॉल्कर तुर्क ने कहा कि आलमी इदारे ने गजा में 27 सेहत मराकज़ पर 136 इसराइली हमले रिकॉर्ड किए हैं, जिनसे भारी जानी और माली नुकसान हुआ है। 45,000 से ज़ायद फ़लस्तीनियों के शहीद होने की खबर है। 1,08,000 से ज़ायद जख्मी हुए हैं। दूसरी तरफ मगरबी किनारे के नाबलस, हेब्रोन, कलकलिया और जनीन में भी यहूदी फौज का क्रैकडाउन जारी है। तो बहरहाल नाज़रीन बता दें कि गजा में एक मरतबा फिर वही सूरत हाल देखी जा रही है। रोज़ का यही मामूल बन गया है कि दर्जनों और किसी दिन सैकड़ों की तादाद में लोग यहाँ पर मारे जा रहे हैं। मंजूर साहब, क्या कहेंगे आप कि जिस तरीके से एक मरतबा बमबारी दोबारा बड़ी शिद्दत के साथ यहाँ की गई है और उसके वीडियो मनाजिर भी जो है वो आज काफी सोशल मीडिया पर ये वायरल हुए हैं? देखिए, ये दुख की बात है, सारी दुनिया तमाशाई बनकर रह गया है जी। जो हालात गाजा में है जी, उसकी कोई इंतहा है। जो बर्बादी और जो तबाही वहां पर हुई है, खासकर बच्चों को, औरतों को, जिस तरीके से मरीजों के हॉस्पिटल को टारगेट बनाया, जैसे सारी दुनिया उनको बेहस हो गई है जी। आज तक भी नहीं करते हैं, कोई रोक भी नहीं सकता। एटलीस्ट जो हॉस्पिटलों में मरीज है उनको मारा जा रहा है, उनको टारगेट किया। कितने सैकड़ों डॉक्टर मारे गए, सैकड़ों 150 से ज्यादा जर्नलिस्ट मर गए, किसी को कोई परवाह ही नहीं है। ये दिखा रहा है कि जब खासकर बड़ी ताकत से किस जानिबदारी से इस मसले पर अपने जो है आंखें बंद किए हुए है और इजराइल को ये खुली छूट दी जा रही है कि उससे जो वहां पर करना है करे, तहस नहस करे। आज ही एक रिपोर्ट आया है कि बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने जाते जाते इजराइल के लिए $8 बिलियन का मजीद जो है जंगी साज सामान मुहैया करने के अहकामात जारी किए हैं। अब इसको जो अप्रूवल ये दिखा रहा है, इस हालत में भी जब गाजा में रहा क्या जी। आप देखिए, एक रिपोर्ट अभी रिसेंटली आई है यूनाइटेड नेशंस का कि 10% आबादी गाजा की कम हो गई है जी। इसलिए ये अलमिया है, उसमें चाहे आलमी इस्लाम का आप देखिए वो भी कुछ नहीं। एटलीस्ट इस चीज को अगर वो हमस या दूसरे तंजीमों की हिमायत न करते, लेकिन इस चीज पर तो रोक लगा सकते थे जी। आपने बात की यूएस काउंसिल की, तो बता दें कि नाज़रीन की अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल में गजा की सूरत हाल पर इजलास हुआ। इजलास में पाकिस्तानी वफ़द ने भी शिरकत की। अक़वाम मुत्तहिदा इंसानी हुकूक़ के सरबराह वॉल्कर तुर्क ने कहा कि इसराइल ने गजा के अस्पतालों में 136 हमले किए हैं। वो अस्पतालों में मुसल्लह गिरोहों की मौजूदगी के अपने दावे को साबित नहीं कर सके और इस मौके पर फ़लस्तीनी सफ़ीर ने इजलास में इसराइली मज़ालिम को आलमी बरादरी के सामने रखा। सलामती काउंसिल ने गजा में अस्पतालों, मरीजों और फैसिलिटीज को निशाना बनाए जाने पर शदीद तशवीश का इजहार किया। तो यहाँ मंजूर साहब, हम जानना चाहेंगे कि अक़वाम मुत्तहिदा के इजलास तो हो रहे हैं और इसमें बारहा जो है
फलस्तीनियों की जानिब से कहा जा रहा है कि इसराइली मजालिम को आलमी बिरादरी के सामने पेश किया जा रहा है। सलामती कौंसिल भी जो है बयान जो जारी करती है, खुद वो कह रही है कि गजा अस्पतालों में ऐसा हो रहा है, मरीजों के साथ ऐसा हो रहा है, लेकिन आखिर क्या वजह है कि कोई रोक लगाने से कासिर हैं? देखिए यही बात है, ये बयानात से ये मसला हल नहीं होगा जी, ये बयानात एक्शन से होगा। बिल्कुल। अगर आपने देखा जब अमेरिका को मर्जी थी उसने उस वक्त जो है उन्होंने इराक पर हमला किया, उस वक्त यूनाइटेड नेशंस ने वहां उसको अप्रूव भी नहीं किया। कुछ कंट्रीज ने डिसीजन लिया किया अपने आप को। अगर करना होता है किसी चीज को रोकना होता है तो उसमें अमन कोई आपको कदम उठाना चाहिए। बयाना से क्या है, जो हम कहते हैं निशस्तम गुफ्तम बर्खास्तम, जी हाँ बिल्कुल, उससे मसले थोड़ी हल होंगे। मसले होंगे जब आप कंक्रीट स्टेप लोगे इस कंट्री के खिलाफ। यही मेरा गिला है कि अगर कोई नहीं एटलीस्ट इस्लामिक कंट्री ट्रेड बंद करते, उनके साथ सफारती ताल्लुका जिनके कायम है उनको फिलहाल मुंतका करते, या जो एयर स्पेस है बंद करते, वो ये तक नहीं करते हैं। और उनके जो रहनुमा हैं, उनके लीडर है, आए दिन इस्लामिक ममालिक में विजिट करते हैं और फिर हम ये तवक्का भी करेंगे कि वो ये ऐसा करेगा जी। उसको एम्बोल्डन हुआ है, वो उनके जो उसको तैयारी होती है इस्लामिक कंट्रीज में, इससे इजराइल को कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई उससे कहने वाला ये नहीं है कि आपको क्या करना है वहां पर, उसकी जो मर्जी है वो करता है। हाँ, वो उनके पास बयान तैयार होता है, हम इसकी मजम्मत करते हैं, उसके बाद कोई याद भी नहीं रहता जी। बिल्कुल दुरुस्त कहा आपने कि सिर्फ बयानात से नहीं बल्कि अमली इक़दामात की ज़रूरत है, और जो बिलखुसूस मुस्लिम ममालिक हैं उनको जो है कम से कम अब होश के नाखून लेने की ज़रूरत है, और कम से कम जो है एहतजाज दर्ज कराना चाहिए, सफारती ताल्लुकात मुनक़ते करना चाहिए। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया शेख मंजूर साहब हमारे साथ जुड़ने और हमारे नाज़रीन के साथ अपने ख्यालात को शेयर करने का बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, प्रोग्राम मुबाहिसा द डिबेट आज यहीं पर ख़त्म होना चाहता है। दोबारा फिर आपसे मुलाकात होती रहेगी। फिलहाल अपने मेज़बान मोहम्मद इस्लामुद्दीन मतीन को पूरी टीम के साथ इजाज़त देते रहें। फॉर टीवी न्यूज़, खुदा हाफ़िज़।